देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑटोमेशन सिस्टम के क्रैश होने से घंटों तक हवाई सेवाएं ठप रहीं। 800 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। हजारों यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पे फंसे रहे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक खराबी ऑटोमेशन मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी AMSS में आई थी। यही सिस्टम उड़ानों का डेटा प्रोसेस करता है, रडार फीड्स को जोड़ता है और देश भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। लेकिन जब यह सिस्टम फेल हुआ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मैन्युअली मोड पर आना पड़ा। नतीजा ये रहा कि पूरी तरीके से अव्यवस्था एयरपोर्ट पर रही। देरी, अव्यवस्था और हवाई सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जुलाई 2025 में ही, जी हां, जुलाई 2025 में ही ATC गिल्ड ने इस खतरे की चेतावनी दी थी और कहा था कि भारत ऑटोमेशन प्रणाली का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। खासतौर पे दिल्ली और मुंबई जैसे देश के दो बड़े एयरपोर्ट्स पर धीमापन, लैग और डेटा देरी जैसी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जो सीधे तौर पे हवाई सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। फिर भी समय रहते ना तो सुधार हुआ और नतीजा इस वक्त सबके सामने है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर सिस्टम फेल होने और हजारों जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगा था। और इस खास बुलेटिन में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये खतरा क्या था और इसकी आहट अगर पहले से सुनाई दे रही थी तो वक्त रहते जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। और इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सनत कौल, जो कि चेयरमैन हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एविएशन से। कौल जी, आपका स्वागत है। शुरुआत इसी सवाल से होगी कि आखिर जिस टेक्निकल ग्लिच से पूरा सिस्टम मानिए बैठ गया, ध्वस्त हो गया, ये सरल भाषा में बताइए कि आखिर दिक्कत क्या आई और किस तरीके से लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ा। हर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल में दो होते हैं, ये जो AMSS सिस्टम्स हैं। एक स्टैंड बाय होता है और एक मेन होता है जिसमें काम हो रहा होता है। और अगर एक फेल हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है, उसमें कोई ग्लिच होनी नहीं चाहिए। अब क्या हुआ इसमें अभी तक तो पता नहीं, ये लोग कभी कुछ कह नहीं रहे हैं, पर ये लगता है कि दोनों खराब हो गए। और ये दोनों खराब होना बहुत सीरियस मैटर है। इसका देखना चाहिए कि मेंटेनेंस इनकी ठीक थी, नहीं थी, क्या बात थी। क्योंकि अगर एक में भी फेलियर हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली विदाउट बिल्कुल ही एक साथ साइमल्टेनियसली स्विच ऑन हो जाता है। तो ये बेसिकली मेरा कहना है कि ये एक फेलियर था जिसमें कि अगर एक फेल हो तो दूसरा तो आ जाए। तो अगर एक फेल हुआ तो दूसरा क्यों नहीं आया? दूसरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम है और सिस्टम अच्छे हैं, क्यों नहीं आया? ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए। दूसरा, लोगों ने कई बार कहा है कि इसमें फिशिंग हुई है, इसमें GPS के ऊपर, मतलब यानी जैमिंग के अलावा एक और होता है फिशिंग, जिससे कि डाइवर्ट कर देते हैं सिग्नल्स को। ये तो मुझे अनलाइकली लगता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज हो रही है, GPS का इतना रोल नहीं है जब ये लैंडिंग में आता है। दूसरा, GPS को ऐसे भी GPS अनरिलायबल है, तो GPS में ब्लेम करना अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। और हमें इसी पे सिस्टम पे बात करनी चाहिए कि क्या होने वाला है, क्यों ऐसा सिस्टम फेल हुआ, जो कि AMSS जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो दो होते हैं और दोनों फेल कर गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, उससे बहुत सीरियस चीज है ये। तो ये मेरा कहना होगा अभी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पवन दुग्गल जी, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ परवेज दमानिया, एविएशन एक्सपर्ट। दुग्गल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस पूरे माल फंक्शन के बीच में एक लगातार आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ये कहीं ना कहीं कोई स्पूफिंग या साइबर अटैक हो सकता है। आपकी नज़र में क्या ये संभव है? और अगर
ऐसा होता है तो हम कितने तैयार इस तरीके के अटैक के लिए हैं? इसमें कोई भी साइबर अटैक, साइबर आक्रमण के एलिमेंट्स को फिलहाल रूल आउट नहीं किया जा सकता जब तक कि स्पष्ट तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो और इन्वेस्टिगेशन उस नतीजे पर ना पहुंचे कि साहब यहां पर कोई साइबर एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। उसकी कारण यह है कि हमारा जो पूरा ये इकोसिस्टम है उतना बहुत ज्यादा सशक्त और साइबर सुरक्षित नहीं है जितना हम समझते हैं। उसका कारण भी है, भारत के पास आज कोई अपने डेडिकेटेड कानून या लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है साइबर सुरक्षा को लेकर। एकमात्र कानून है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, लेकिन वो कानून भी स्पष्ट तौर पर नागरिक उड्डयन इकोसिस्टम की साइबर सुरक्षा की जो विशिष्ट चुनौतियां हैं उनको डील करने में सक्षम नहीं है। ब्रॉड जनरल पैरामीटर्स परिभाषित करता है रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स के, जिन्हें परिभाषित किया गया है आईटी रूल्स 2021 के तहत। अब क्या यहाँ पर चाहे वो एटीसी है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स के नेटवर्क है, चाहे वो एयरलाइन के नेटवर्क है, क्या इन विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने वर्तमान कानूनी प्रणाली के प्रावधानों का पालन किया? क्या ये इंटरमीडियरीज होने के नाते इन्होंने रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स अपनाए? और अगर अपनाए तो फिर क्या अपनाने के बाद ये गतिविधियां हुई? ये तमाम सारी चीजें वारंट करती हैं कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस हो। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूं कि अब इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहेंगी। उसका कारण यह है कि अगर आपने भारत को डीरेल करना है तो भारत के नागरिक उड्डयन इकोसिस्टम को डीरेल करने से आपको सबसे जल्दी फायदा मिल सकता है। और अगर आप खास तौर पर सिविल एविएशन की साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करेंगे तो जितना आपको ट्रैक्शन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मिलेगा वो शायद कहीं नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक घटना नहीं है, ये भारत के विरुद्ध उसकी प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के विरुद्ध एक आक्रमण है, एक आघात है। और इसलिए उसको स्पष्ट तौर से देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब इस एपिसोड से मुझे लगता है अथॉरिटीज को अपनी नींद से जगने की जरूरत है। डिटेल्ड साइबर सिक्योरिटी पैरामीटर्स को परिभाषित करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए नए कानूनी प्रावधान लाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स आज क्लियर हो जाएं, ये ना कह सकें साहब ये घटना घटे तो ही हमने तो हाथ मल दिए, कुछ नहीं होता। देखिए, बिल्कुल दिलचस्प बात आपने यहां पर कही। मैं यहां पर परवेज दमानिया को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, वो इसलिए कि मैं इसके तकनीकी पहलू पर और बात करूं, चूंकि एविएशन एक्सपर्ट भी हैं दमानिया साहब। उनसे यात्रियों के नजरिए से सवाल यह है कि ऐसे में जब किसी टेक्निकल फेलियर के चलते 500 से ज्यादा, 800 से ज्यादा जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, अगर फ्लाइट पर इंपैक्ट पड़ता है तो ऐसे में पैसेंजर को जो दिक्कतें आती हैं, खासकर जो उनका फाइनेंशियल लॉस होता है, इसकी भरपाई की जिम्मेदारी किसकी होगी और कैसे लोग किसी संबंधित एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है वो छूट गई, किसी की फ्लाइट 2 घंटा ऑलरेडी लेट हो गई, तो इस तरीके के लॉस जो पैसेंजर को बियर करना होता है वो इसकी भरपाई कैसे कर सकता है? Thank you for inviting me. I'll be there for a very short time as I'm just going on a flight. पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि whether this is a technical problem or what, I don't know. I'm not an expert. लेकिन ये प्रॉब्लम खाली इंडिया में नहीं हो रहे, ये पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स will arise. Technical problems will come. Failures have occurred at a lot of airports all over the world. लेकिन इसमें गलत बात क्या है कि भाई when this problem occurred in Delhi, the passengers were kept in the dark. Passengers को कोई सही तरह कम्युनिकेशन नहीं हुआ, passengers की कोई देखभाल नहीं हुई, people were not given food or accommodation, anything, and there was total breakdown of communication. मैं क्या करता हूँ कि ये प्रॉब्लम एयरपोर्ट का ही नहीं है. This is responsibility of the airlines to take care of the consumers. Communication should be maintained, and जो गवर्नमेंट का laid down protocol है कि 2 घंटे के बाद ये मिलना चाहिए, 4 घंटे के बाद ये मिलना चाहिए, 8 घंटे के बाद, all that should have been followed. वो कुछ फॉलो नहीं हुए. 8-8 घंटे तक पैसेंजर्स को कोई इंफॉर्मेशन या कोई नॉलेज नहीं था क्या हो रहा है, which is completely wrong. People cannot be taken for granted. Passengers have to be looked after, whether it's by the airport or the airline, and the consumers get affected. कितने लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गया,
they should be compensated, there should be a system, and government should follow not only on the technical problem but also on the situation ke bhai world, did airlines act proactively and did they take care of the passengers and follow the laid down protocols or not, which was not done. बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इसका सामना मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे को कई ऐसे फोन आए पैसेंजर्स के जो इसी बात को लेकर के काफी नाराज थे कि उनको सही सूचना नहीं मिल पा रही है और जो लॉस उनको हुआ है उसको कंपनसेट कैसे किया जाएगा। लेकिन सनत कौल साहब, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात रखी गई कि ये कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है जो सिर्फ भारत के साथ हुआ है, इंडियन एविएशन सेक्टर में ग्लोबली भी होता है। क्या आपको लगता है कि जरूरत आन पड़ी है कि भारत का अपना भी एक रोबस्ट जीपीएस नेविगेशन सिस्टम हो और उस पर शिफ्ट हुआ जाए ताकि इस तरीके के फ्यूचर अटैक से बचा जा सके? नहीं, वो तो बहुत जरूरी है। अब रोबस्ट जीपीएस सिस्टम जो आप कह रहे हैं, पर मेरे हिसाब से जीपीएस सिस्टम रोबस्ट तो होना ही चाहिए, पर जीपीएस पे डिपेंडेंस इतना नहीं होना चाहिए जितना अगर आजकल हो रहा है, क्योंकि जीपीएस को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी खास एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप और भी अपना चीजें और रेडियो फ्रीक्वेंसीज उन सबको लेके आप अपने आप संभालिए। ये जीपीएस में हो सकता है कि जैमिंग स्पूफिंग हो सकती है, तो इसको देखते हुए और अभी तक ये नहीं पता चला कि रीजन क्या था, स्पूफिंग हुई थी या ये जो मशीनें हैं जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, वो दोनों मशीनें में दोनों फेल कर गई। अगर दोनों फेल गई तो बहुत सीरियस बात है। जीपीएस स्पूफिंग का भी सीरियस बात है, दोनों। इसके लिए खास तौर पर बैठ के एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जैसे दमानिया साहब ने कहा, पैसेंजर्स का क्या इसमें बहुत मतलब उनको उनकी देखभाल का तो बहुत महत्व रोल है उसमें। उसको क्यों नहीं एयरलाइन ने किया? एयरलाइंस जो खर्चा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी देगा एयरलाइंस को या एयरलाइंस अपनी तरफ से करेंगी, वो एक और बात है। पर एयरलाइंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पैसेंजर्स की सेवा करें, उनका देखभाल करें, वो उनको करना जरूरी है। तो ये सब देखते हुए मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये जीपीएस का मामला था या ये मशीन फेलियर का मामला था, और इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हमें अखबारों में तो नहीं आया है कुछ। इस बीच में दुग्गल साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कई बार ये जिक्र किया जाता है कि नहीं जी, ये दुनिया के बाकी देशों में भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में क्या इसको किसी एक आम घटना के तौर पे देख लें, कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके ये कह पाना कि जी हम बड़े मजबूत, हम तैयार हैं, उस तरीके की स्थिति है, या इसको एक अलार्मिंग के तौर पे देखा जाना चाहिए? मेरा सवाल के पीछे का एक तर्क ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई से ही इस तरीके के इंडिकेशन या रिपोर्ट आनी शुरू हो गए थे कि आपको अपने सिस्टम को, टेक्निकल सिस्टम को बहुत रोबस्ट करने की जरूरत है। इसको आप सामान्य एपिसोड ना लें तो अच्छा होगा, इसको वेकअप कॉल के तौर पर लें, क्योंकि इस तरह की घटना सामान्य मानी ही नहीं जा सकती किसी भी दृष्टिकोण से। और दूसरी बात, अभी तो तफ्तीश हुई नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन करके पता ही नहीं लग पाया कि एक्चुअली हुआ क्या है, जो सनत कौल साहब कह रहे हैं। एक बार वो क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या हुआ, उसके अनुसार फिर हम आने वाले समय में अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली विकसित कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जहां पर इतनी जबरदस्त साइबर सुरक्षा में सेंधें लगाई जा रही हैं दुनिया भर में, भारत को टारगेट करना कोई भी आश्चर्यचकित बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भारत की प्रगति के साथ खुश नहीं हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रगति में बाधाएं डाली जा सके। साइबर आक्रमण के माध्यम से इसके जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसको स्लो किया जा सके, लोगों के हृदय में पैनिक किया जा सके। मैं तो इस तरह की घटना को साइबर टेररिज्म का एक नया स्वरूप मानता हूं और धारा 66F भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि ये इसको सिर्फ किसी इस तरीके के साइबर अटैक तक हम सीमित कर लें? मैं यहाँ पे एयरलाइंस का भी जो रोल है और उनकी अपनी क्या प्रिपरेशन रहती है उस पर भी एक, इस पहलू पर भी कमेंट चाहूंगा कौल साहब से। कौल साहब, ये जो अटैक जिसको परिभाषित तौर किया जा रहा है, एयरलाइंस अमूमन इस तरीके की घटनाओं के लिए कितना तैयार रहती हैं, और एयरलाइंस अगर इस तरीके की सिचुएशन का सामना करते हैं तो क्या वो वाकई उनका अपना इंटरनल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है?
एयरलाइन के ऊपर जो साइबर अटैक होते हैं वो पहले तो खाली रैंसम के लिए होते थे, यानी डेटा चोरी करके फिर उनसे पैसा मांगते थे कि डेटा वापस करें, क्योंकि डेटा में बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि किसी आदमी, एक पुरुष या महिला का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मिल जाएंगे, सब और चीजें मिल जाती हैं, पासपोर्ट का मिल जाता है डिटेल्स। पर अब ये जो अटैक हुआ है इसमें रैंसम का तो मुझे कोई सवाल लगता नहीं है, इसमें तो आइदर पॉलिटिकल हुआ है अगर ये साइबर अटैक है, और अगर पॉलिटिकल है तो बहुत सीरियस बात है कि क्यों हो रहा है ये, और इस तरह को कौन डराना चाहता है। इसमें कोई रैंसम का मेरे हिसाब से तो कोई कुछ नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा अटैक हो गया है जिसमें कि ना कोई डेटा हमने सुना है चोरी हुआ है या कुछ हुआ है। तो ये एक बात हुआ। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो मशीनें हैं, जो 2 मशीनें रखते हैं, एक स्टैंड बाय और एक काम करती है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें खराबी हुई, दोनों खराब हो गई, क्या हुआ, वो चल रही थी और खाली साइबर अटैक हुआ या मशीनें नहीं चल रही थी। एक मशीनें तो नहीं चल रही थी तो लगता ही है बिल्कुल, तो ये भी नहीं पता चल रहा। तो इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है सरकार से कि क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। ये तो खाली स्पेकुलेशन है जो हम लोग कर रहे हैं, बैठ के अखबार कर रहे हैं, टीवी चैनल्स कर रहे हैं, बट सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है खास। आप दिल्ली एयरपोर्ट के रोल की अगर बात करें, जाहिर तौर पे दिक्कत रही एटीसी के टेक्निकल सिस्टम की, लेकिन चूंकि पूरा घटनाक्रम हो दिल्ली एयरपोर्ट पर रहा था, तो एज एन एयरपोर्ट ऑपरेटर उसको जो मदद करनी चाहिए या जो उसने सपोर्ट किया भी, उसको आप कैसे आंकते हैं? क्या वो सफिशिएंट था, या आपको लगता है कि अगर ये वेकअप कॉल ही सही था तो एयरपोर्ट ऑपरेटर का रोल भी यहां पे परिभाषित करने की, उसको डिफाइन करने की जरूरत है? कि आपको विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स की भूमिकाओं को आकलन करना पड़ेगा, देखने के लिए कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या उन्हें करना चाहिए था, कानून क्या बोल रहा था उन्हें करने के लिए, क्या उन्होंने कानूनी प्रावधानों का पालन किया या नहीं किया, और अगर कुछ खामी रह गई तो वो खामी क्या थी, और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब इस तरह की घटना का एक्शन रिप्ले होगा तो एटलीस्ट उस तरह की गलतियां जो फिलहाल हुई थी वो ना की जा सके। तो उसके लिए एक समूचे प्रकार के होलिस्टिक एग्जामिनेशन की आवश्यकता है। आज ब्लेम गेम की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि हमें नागरिक उड्डयन सेक्टर की साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त और सुरक्षित बनाना है। क्यों? क्योंकि इस सिविल एविएशन सेक्टर की प्रगति के साथ भारत की प्रगति अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, और अगर कुछ भी आक्रमण इस सिविल एविएशन के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स पर होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो फिलहाल वर्तमान प्रोटोकॉल्स हैं उसमें इफेक्टिवली साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो तमाम सारे राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परिभाषित नहीं किए जा चुके जो करने की आवश्यकता है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, हो सकता है ये तमाम सारे जो घटनाक्रम हुआ है एक्चुअली स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा के है, साथ में और नई आर्टिफिशियल तकनीक को इंटेलिजेंस के साथ माध्यम लेकर से के करा है। चलना होगा। मेरा यहाँ पर एक बार फिर से सनत कौल जी को इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ, 2 अहम सवाल समझना चाहूँगा। पहला तो ये कि जब एटीसी गिल्ड ने इस बात का एक इंडिकेशन दिया था कि आपका जो सिस्टम है, एटीसी का जो सिस्टम है, इसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तो क्या किसी तरीके का जब तक कोई ये दिक्कत नहीं आती है तब तक आप जागते नहीं हैं? ऐसी स्थिति है, लापरवाही के लिहाज से क्या अकाउंटेबिलिटी, इसका दायरा और बढ़ाने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल है, और इसमें जितना ट्रैफिक बढ़ गया है उसके हिसाब से जितना हमें अकाउंटेबिलिटी, जितना हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अब आपने पूछा अकाउंटेबिलिटी किसकी है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का रहता है हर जगह, हर एक एयरपोर्ट में, और जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको और चीजें देखनी होती हैं। तो इसमें ये भी डिसाइड करना है कि किसकी उसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एयरलाइंस को तो सिग्नल चाहिए होते हैं लैंडिंग के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी देता है और वो अपना जीपीएस भी रखते हैं, बट एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो कंट्रोल है वो फेल हुआ या जीपीएस सिग्नल्स में फेल हुआ, इसका अभी क्लैरिटी नहीं आ रही। ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्या असली बात थी इसमें।
तो ये एक ऐसा मसला है कि अब काफी दिन हो गए हैं, थर्सडे शनिचर को हुआ, शनिचर संडे आज मंडे, 3 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, और अभी तक कोई खास एयरपोर्ट अथॉरिटी या सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि हुआ क्या। बिल्कुल, जिस क्लैरिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं यहाँ पर दुग्गल जी से वही समझना चाहूँगा कि अभी जो जांच की बात कही जा रही है उसमें एविएशन मंत्रालय, एविएशन रेगुलेटर, डीजीसी अपनी भूमिका की बात और अपने स्तर पे जांच करने की बात कर रहा है, लेकिन बतौर आप एक एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि जांच का जो दायरा है इसमें और एजेंसीज को साथ लाना होगा? क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट या एटीसी को शायद टारगेट करने वाली स्थिति नजर नहीं आती। आपको लगता है कि अगर जांच को सही दिशा मिले, सही नतीजा मिले, तो इसमें जो शामिल स्टेक होल्डर हैं, एजेंसीज हैं, उसको दायरे को बढ़ाने की जरूरत है? इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपको इस जांच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप केवल सिविल एविएशन इकोसिस्टम की अथॉरिटीज ही सिविल एविएशन में जांच करेंगी तो कहीं ना कहीं एक प्रोपेंसिटी हो सकती है कि चलिए थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया जाता है। लेकिन जब आप होलिस्टिकली तमाम सारे एजेंसीज को साथ लेकर चलेंगे, खासतौर पर वो एजेंसी जिनका अभिन्न कनेक्शन भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या साइबर सुरक्षा के संदर्भ में है, तो मुझे लगता है कि वो टेबल पर एक नया परिवेश, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे और जो ज्यादा होलिस्टिक होगा। यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि आपने नेमिंग शेमिंग करना है, किसी की गलती उसकी गलती को बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं। यहाँ उद्देश्य ये है कि घटना घटित क्यों हुई, क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, और आने वाले समय में अगर ऐसा घटना होने वाली है तो हमें क्या तैयारी की जानी चाहिए। हमें भारतीय इंटरेस्ट को, भारतीय राष्ट्र को और भारतीय सोवरेनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये फोकस होना चाहिए। तो जब इस तरह का फोकस है तो मुझे लगता है केवल जो ये इन्वेस्टिगेशन सिविल एविएशन पर्सपेक्टिव तक ना सीमित हो तो अच्छा रहेगा। तमाम सारी एजेंसीज अपनी विशिष्ट एक्सपर्टीज, विशिष्ट अपनी प्रोफेशनल थॉट प्रोसेस लेकर आएंगी और अलग अलग पहलुओं को मद्देनजर रखेंगी, जिसको आप आकलन करना बहुत जरूरी होगा। तो अल्टीमेटली तो हम चाहते हैं कि भारत सुदृढ़ रहे, सशक्त रहे, सुरक्षित रहे और भारतीय सिविल एविएशन इकोसिस्टम पर कोई आंच ना आए। उसके और नतीजे जो हैं वो इस तरीके से हों कि हम उससे उससे सीख लेते हुए आगे बढ़े। जी बिल्कुल। सनत कौल जी, आप इस पूरे प्रकरण में एविएशन मंत्रालय की मंत्री की भूमिका किस तरीके से देखते हैं? ये सवाल के पीछे का एक अगर आप परिस्थिति को देखें तो जब ये थर्सडे को ये घटना हुई, जब ये सामने आई, उसके बाद ये शुक्रवार देर शाम तक चली, तब तक एविएशन मंत्रालय की तरफ से कोई भी ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। उसके बाद देर रात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जब आधिकारिक बयान आया कि सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया है और अब बैकलॉग क्लियर किया जा रहा है, उसके बाद में एविएशन मंत्रालय एक्शन में नजर आया, मंत्री की तरफ से ट्वीट भी आया। इस पूरे प्रकरण में आप एविएशन मंत्रालय की जो भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं, और विशेषकर यात्रियों के साथ कितना खड़ा रहा, यात्रियों की जो दिक्कतें दूर करने वाली जो बात है, सबसे बड़ा सवाल, उसको लेकर के एविएशन मंत्रालय की जो भूमिका है, इसको आप कैसे आकलन करते हैं? इसको जो मैं जिस तरह समझता हूँ, इसमें मुझे पवन दुग्गल साहब और बताएंगे, मुझे इसमें साइबर अटैक का कम लगता है और ये ज्यादा लगता है कि वो मशीनें फेल हो गई। वो जो 2 मशीनों की बात कर रहा हूँ, एक स्टैंड बाय होती है और एक काम करती है, मैसेजिंग सिस्टम है, वो फेल हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की पूरी पड़ती है। इसमें एयरपोर्ट ऑपरेटर की पड़ती है फॉर पैसेंजर्स की, उनको देखभाल करना चाहिए, एयरलाइंस की पड़ती है पैसेंजर्स के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास है, उनको ये देखना चाहिए मशीनें कैसे फेल हुई। अगर 2-2 मशीनें हैं तो दूसरी मशीन चली नहीं चली, दोनों एक साथ कैसे फेल हो सकती हैं, तो कभी नहीं होता है। ये स्टैंड बाय मशीनों का ये नहीं है कि एक खराब पड़ी हुई तो दूसरी चलाएंगे, एक खराब कभी नहीं हो सकती है, जो खराब है वो ठीक होनी चाहिए। और मशीनें सब अच्छी क्वालिटी की हैं, मैंने सुना है, सब बढ़िया हैं। इसलिए क्यों इस तरह का हुआ, ये इसको पता करना चाहिए और आगे से बिल्कुल ना हो, ये देखना चाहिए। एहतियाती कदम, एहतियाती डायरेक्शंस भी जारी करने चाहिए। लेकिन इस गंभीर समस्या पर जो सामने आई, एक बड़ा मसला जिसका अभी हल निकाला जाना
ज़रूरी है और उस दिशा में जांच भी चल रही है। इस विषय पे सनत कौल साहब और साथ ही साथ पवन दुग्गल जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से इस पर हर पहलू पर अपनी बात रखी, लोगों को समझने में मदद करी। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस विषय पर अभी एविएशन मंत्रालय का यही कहना है कि जांच चल रही है, बहुत जल्द उसके नतीजे आएंगे और उसी हिसाब से ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरीके के साइबर अटैक या जिस तरफ इशारा हो रहा है वो दिक्कतें यात्रियों को आने वाले समय में उसका सामना नहीं करना पड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।